शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज के पाठ में हम लोग का सूत्र है समः सूटी। कल हम लोग गमो ह्रस्वादचि गमुड़ नित्यम इस सूत्र पे चर्चा किए थे और आज के पाठ में उसका अगला सूत्र समः सूटी है। यहाँ से लेकर खरवसाने और विसर्जनीयः इस सूत्र तक पढ़ेंगे। समः सूटी, समः जो है समः, यह समः में क्या है, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है समः, और सूटी में क्या है, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। तो समः हो गया षष्ठ्यंत पद और सूटी क्या हो गया, सप्तम्यंत पद। समः का अर्थ क्या होगा, सम को, जहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगा हो जिस पद में, उसका अर्थ क्या होगा, सम को, या फिर षष्ठी स्थान योगा से हम स्थाने जोड़कर उसका अर्थ क्या करेंगे, सम के स्थान में, या फिर सम को, दो अर्थ कर सकते हैं। ठीक, समः अर्थात सम के स्थान में, सूटी सुट परे होने पर। सुट क्या होता है कि सुट आगम होता है। ठीक, तो सुट जो होता है वो आगम होता है, तो वही सुट के परे होने पर। समः सूटी, सम को सुट के परे रहने पर, इतना सूत्र से अर्थ निकल रहा है। ठीक, अब एक सूत्र है मतु वसो रु संबुद्धौ छंदसि। ठीक, इस सूत्र से रु का अनुवृत्ति आता है। रु पद का क्या आता है, अनुवृत्ति आता है। ये रु पद का अनुवृत्ति आता है इस सूत्र में, समः सूटी इस सूत्र में। तो इसका अर्थ क्या होता है, देखिए अर्थ को वृत्ति में लिखा होता है समो रूह सूटी, अर्थात समो मतलब सम को, क्या होता है, रूह होता है सूटी, सूट प्रत्याहार के परे रहने पर। ठीक है, हम लोग यहीं से एक एक करके समझते चलेंगे तो हमारा यहाँ पे पूरा होगा। ऐसे क्या होता है कि 4 सूत्र हम लोग पढ़ेंगे और 4 सूत्र पढ़ने के बाद प्रयोग यहाँ बनेगा, तो उतना अच्छा से क्लियर नहीं हो पाता है। तो हम लोग एक एक सूत्र पढ़ेंगे और वहीं से घटाते हुए चलेंगे। ठीक है, सम धन कर्ता, देखिए ऐसा रहता है सम धन कर्ता, ऐसा रहता है। ठीक, अब यहाँ पे एक वार्तिक है। कौन सा वार्तिक है, तो वार्तिक को यहाँ पे लिख देते हैं सम परिभ्याम, सम परिभ्याम करोतौ भूषणे। ठीक है, क्या है कि सम परिभ्याम करोतौ भूषणे, यह वार्तिक रहता है। और ये क्या कहता है, कहता है सम और परि से परे, सम परिभ्याम, सम हो अथवा परि हो, सम अथवा परि, परि से परे मतलब उस सम हो अथवा परि शब्द हो, उससे परे, उससे बाद में क्या हो, तो करोतौ मतलब क्री धातु का कोई भी रूप हो। ठीक, तो भूषणे, भूषण अर्थ में सुट का आगम होता है। ठीक,
इसका पूरा अर्थ कैसे याद करेंगे? तो सम और परि से परे कृ धातु का कोई भी रूप हो तो कोई भी रूप किस अर्थ में हो? तो भूषण अर्थ में हो। ठीक, सम और परि से परे कृ धातु का कोई भी रूप भूषण अर्थ में हो तो शुट का आगम होता है। किसको होता है? सम को। अब देखिए सम है, ठीक, सम अथवा परि सबसे परे, ये सम है, ठीक। सम से पर में कृ धातु से त्रिच प्रत्यय होकर कर्ता बनता है, ठीक। तो कृ धातु का कोई भी रूप है कि नहीं? कर्ता है, तो सम से परे कृ धातु का कर्ता मिल गया, ठीक। तो उसको क्या होता है? उसको शुट का आगम होता है, शुट का आगम, ठीक। शुट का आगम होता है। शुट में जो ट है, ट का हलंत्यम से इत संज्ञा और उपदेशे अजनुनासिक इत से ऊ का इत संज्ञा, ठीक। और तत्सलोप से लोप। तो शुट जो है वह क्या है? वह टित है, ठीक। तो टित है तो आदि में बैठेगा। किसके आदि में बैठेगा? जिसको आदिश होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या कहता है? सम परिभ्याम करोतो भूषणे सम अथवा परि से परे कृ धातु का कोई भी रूप हो तो करता है कृ धातु का, तो इसको शुट का आगम होता है, इसको नहीं होता है, इसको होता है, ठीक। तो शुट का आगम जब इसको होगा तो इसे कहाँ बैठेगा? आदि में बैठेगा। हम लोग सूत्र पढ़े थे कौन सा? आद्यन्तौ टकितौ, ठीक। आद्यन्तौ टकितौ क्या कहता है? कहता है कि अगर टित हो तो जिसको हो रहा हो उसके आदि में बैठता है, और अगर कित हो तो कित क्या होता है? जिसको हो रहा है उसके अंत में बैठता है। टित किसे कहते हैं? तो टस्य इतः टित। जहाँ पर टकार का इत संज्ञा हुआ हो उसको टित कहते हैं, और जहाँ पर क का इत संज्ञा हुआ हो उसको कित कहते हैं। तो यहाँ पर सूट में जो आगम है, यहाँ पर ट का इत संज्ञा हुआ है तो यह टित है। और टित जो है ना, वह जिसको होता है उसके आदि में बैठता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? शम, ठीक। और शुट में उ का संज्ञा ट का संज्ञा हो गया तो बचा क्या? श कर्ता। अब इसको यहाँ पे सम श कर्ता स धन कर्ता ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि आद्यन्तौ टकितौ कहता है कि उसका ही जिसको होता है ना उसी का अवयव बन जाता है, ठीक है। तो कर्ता को हो रहा है तो कर्ता का ही अवयव बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे एक साथ कर्ता, ठीक है, एक साथ लिख देंगे सम धन कर्ता, ऐसा बन जाएगा, ठीक। ऐसा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसके बाद सूत्र कौन सा लगा देंगे? शमः शुटि। अब लगाएंगे सूत्र हम शमः शुटि। ये क्या कहेगा कि सम के मकार को देखिए सम के मकार को ऐसा अर्थ, देखिए ऐसा अर्थ क्या होता है कि ऐसा अर्थ हमें खुद से समझना होता है। वृत्ति में क्या लिखा होता है? देखिए कि समूह रूह सूटी, अर्थात सम को क्या होता है? रूह होता है सूट के परे होने पर, ठीक। तो यहाँ पर कहीं धुंधला आ रहा है, 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है ना कि सम के मकार को होता है, ऐसा तो लिखा नहीं है। समो मत्स्य रूह शुटि, मतलब सम के मकार को रूह होता है, ठीक। तो देखिए ऐसा समझना है कि समह जो पद है, ठीक है, ये जो समह पद है ना, ये समह क्या है? षष्ठ्यंत है। और षष्ठ्यंत को मानकर जो कार्य होता है वह अंत्य अल को होता है, ठीक। सूत्र पढ़े थे हम लोग वहाँ पे अलोन्त्यस्य क्या कहता है? षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत्य अल आदेश स्यात्, अर्थात षष्ठी को मानकर जो कार्य होता है वह अंत्य अल को होता है, ठीक। तो अंत्य अल, अब सम क्या है? षष्ठी है, षष्ठ्यंत है, तो सम में अंत्य अल क्या है? म है, तो इसको होगा, ठीक है। तो सूत्र यहाँ पर लगा देंगे कौन सा? समः और
श्रुति, ठीक है। ये क्या कहेगा कि सम को क्या होता है, सम के मकार को रू होता है, अलुंत यस्य के परिभाषा से सम के मकार को रू होता है सुट के परे होने पर। अब बताइए कि यहाँ पे सुट पर में है कि नहीं है, क्योंकि ये जो स है ना ये सुट का स है, सुट आगम हुआ था उसका ये स है, और इस अस्कर्ता ये पूरा कर्ता का ये अवयव बन गया है तो अस्कर्ता हो गया है, तो ये सुट पर में है तो सम के जो म है इसको रू हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा श म। देखिए म को क्या होता है रू हो जाता है, श रू प्लस मतलब धन और कर्ता, ऐसा बन गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद सूत्र कौन सा है, देखिए अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अत्र मतलब यहाँ, मतलब इस प्रकरण में। कौन सा प्रकरण चल रहा है भैया, तो रू, क्योंकि यहाँ पे रू हुआ है समाश्रुति से, तो अत्र अर्थात इस रू प्रकरण में अनुनासिक होता है। अनुनासिका क्या है, प्रथमान पद है, तो अनुनासिक होता है पूर्वस्य, पूर्व को, तु वा, तु अव्यय पद है, वा अव्यय पद है, मतलब विकल्प से। वृत्ति देखेंगे, अत्र रू प्रकरणे मतलब इस रू प्रकरण में, यहाँ इस रू प्रकरण में, इस रू प्रकरण में रोह मतलब र, जो र हुआ है रू हुआ है, उस रू के पूर्वस्य अनुनासिको, उसके पूर्व को अनुनासिक होता है विकल्प से, ठीक है। पूरा इसका अर्थ क्या होगा कि अत्र रू प्रकरणे, इस रू प्रकरण में रोह जो रू हुआ है पूर्वस्य, उसके पूर्व वर्ण को अनुनासिको वा विकल्प से अनुनासिक होता है, ठीक है। तो ये जो देखिए ये जो रू है ना, रू इसके पूर्व वर्ण, तो इसका पूर्व वर्ण क्या है श में अ, तो उसको क्या हो जाएगा अनुनासिक हो जाएगा। जब अनुनासिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनुनासिक का मतलब ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है, ये अनुनासिक हो गया, ठीक। तो अनुनासिक होता है, तो अ था ना, तो अ का अनुनासिक वर्ण अ कर दिए, ऊपर चंद्र बिंदु डाल दिए, तो हो गया ठीक स रू करता, ऐसा हो गया। रू में जो उकार है ना उसका संज्ञा तसलोप से लोप कर देते हैं, तो क्या बन जाता है श र, और जो है वह अनुनासिक है प्लस कर्ता, ठीक। यहाँ तक बन गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो एक ऐसा बना। अब देखिए जो ये सूत्र जो है ना अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, ये क्या कहता है, ये कहता है कि विकल्प से होता है। जब एक बार नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए अगला सूत्र दिए हैं अनुनासिकात परो अनुस्वारः। क्या है, अनुनासिकात परो अनुस्वारः, कहते हैं अनुनासिकात मतलब अनुनासिक से परे, अनुनासिकात परो, अनुनासिक से परो अनुस्वार होता है। ये जो सूत्र है, यह सूत्र कहता है कि जब अनुनासिक नहीं होगा तो उससे परे, मतलब जब अनुनासिक नहीं होगा तो क्या होगा अनुस्वार होगा। वृत्ति देखते हैं, अनुनासिकम विहाय रोह, मतलब अनुनासिक को छोड़कर जब अनुनासिक नहीं होगा रोह, तब रू को पूर्वस्मात् मतलब रू से पूर्व जो वर्ण है उसको क्या होगा अनुस्वारागमः, अनुस्वार का आगम होगा। क्या होगा, अनुस्वार का आगम होगा। अब देखिए अनुस्वार का आगम, इसका मतलब क्या है कि आगम यहाँ पे क्या करते हैं, अनुनासिक करते हैं, ठीक है, अनुनासिक। लेकिन यहाँ पर अनुस्वार का आगम क्यों करते हैं, तो ध्यान देंगे कि अनुनासिक जो होते हैं ना, तो अनुनासिक और अनुनासिक ये दो भेद होते हैं, लेकिन अनुस्वार का भेद नहीं होता है, ठीक। अनुनासिक और अनुनासिक, इस भेद से 18 बनते हैं, 9 अनुनासिक और 9 अनुनासिक। इस तरह से अ का 18 भेद बनता है, लेकिन अनुस्वार का नहीं बनता है, तो इसलिए अनुस्वार का आगम होता है, ठीक।
तो क्या कहें, अनुनासिकम विहाय रोह, मतलब अनुनासिक को छोड़कर, मतलब जब अनुनासिक नहीं होगा तो क्या होगा, तो अनुनासिक को छोड़कर रूह के जो पूर्व वर्ण है उसको अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, तो एक पक्ष में अनुनासिक होता है अ को, और एक पक्ष में क्या होता है, देखिए ऐसे कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक पक्ष में अनुनासिक होता है और एक पक्ष में क्या होता है, तो श और अ जो है उसको अनुनासिक अनुस्वार होता है, ये अनुस्वार है। ठीक, और अनुनासिक का मतलब क्या होता है, तो ये चंद्र बिंदु, यह क्या हो गया, यह अनुनासिक हो गया, और अनुस्वार का मतलब केवल ऐसे, ठीक, तो ये अनुस्वार हो गया। ठीक, तो क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, किससे, अनुनासिकात परो अनुस्वारा से। तो अनुस्वार जाएगा तो क्या बन जाएगा, श और र को लिख देंगे र प्लस कर्ता। ठीक है, ऐसा बन गया, दो रूप यहाँ पर बन गए ना। अब आगे का प्रक्रिया हम देखते हैं। ठीक, ऐसा बन गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे कर्ता लिखते आ रहे हैं, और ये जो शुट का आगम हुआ है इसको कहाँ छोड़ दिए हम लोग, शम अष्कर्ता, ऐसा होता है ना, यहाँ भी श रहेगा। शुट का आगम हुआ है, स तो कहीं लोग थोड़ी इसका हुआ है, तो है ही, इसको भूल गए थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक पहुँच गए ना। अब अगला हमारा सूत्र कौन सा है, खरवसानयोर विसर्जनीय। इस सूत्र को हम लोग पहले भी कई बार इसको काम में लाए हैं। खरवसानयोर विसर्जनीय क्या कहता है, खरी अर्थात खर प्रत्याहार पर में हो। खर प्रत्याहार का वर्ण, खर प्रत्याहार में 13 वर्ण आते हैं। ठीक है, तो खर प्रत्याहार अगर पर में हो, अथवा अवसाने च, और अवसान पर में हो। अवसान का मतलब क्या होता है कि कोई भी वर्ण पर में ना हो, उसको अवसान कहते हैं। ठीक, तो खर प्रत्याहार पर में हो अथवा अवसान पर में हो तो पदान्तस्य रेफस्य, पदांत रेफ को क्या होता है, विसर्ग होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अवसान है अथवा क्या है, रेफ है, तो यहाँ पर पदांत रेफ है। वो किसको विसर्ग करता है, चाहे तो खर प्रत्याहार पर में हो अथवा अवसान पर में हो तो पदांत रेफ को विसर्ग करता है। तो यहाँ पे क्या है, पदांत रेफ है। ठीक, र है ना, र। ठीक, तो इस र को क्या करेगा, विसर्ग कर देगा। और देखिए खर प्रत्याहार में श आता भी है। ठीक, तो इसको विसर्ग कर देगा। जब इसको विसर्ग कर देगा तो क्या हो जाएगा, श अनुनासिक, और र को कर देगा विसर्ग, और अस्कर्ता। ठीक, ऐसा रूप बनेगा ना। और एक पक्ष में जब यहाँ पर जब क्या हुआ था, जब अनुस्वार हुआ था तो यहाँ पर भी र को क्या कर देगा, विसर्ग कर देगा। तो ये रूप कैसा बनेगा, श अनुस्वार विसर्ग और अस्कर्ता। ठीक है, इतना बन गया ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर इसी में एक वार्तिक है, कौन सा, शंपु का नाम शो वक्तव्य। क्या कहता है, कहता है शंपु का नाम अर्थात शम हो और पुम हो। शम और पुम के संबंधित अगर विसर्ग हो तो उसको क्या होता है, सकार होता है, वक्तव्य ऐसा कहना चाहिए। शम अथवा पुम संबंधी, देखिए शम अथवा क्या हो, पुम, शम अथवा पुम संबंधी अगर विसर्ग हो तो इसको क्या होता है, सकार होता है। इसको क्या होता है, सकार होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए ये सम संबंधी है ना। ठीक, सम संबंधी है तो इसको क्या हो जाएगा, इसको जो विसर्ग है इसको क्या हो जाएगा, सकार आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, श अनुनासिक, विसर्ग हो जाएगा श, और ये वाला फिर स का लिख देंगे स कर्ता, एक साथ लिख देंगे। तो क्या बन गया, संस्कर्ता, ऐसा बन गया। अब ये जो पक्ष था इसमें क्या रहेगा, ऊपर अनुस्वार रहेगा, विसर्ग को स हो जाएगा और अस्कर्ता। तो क्या बन गया, शम अस्कर्ता संस्कर्ता, शंस अस्कर्ता शम अस्कर्ता, ऐसे दो रूप बनते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो विसर्ग होता है ना,
रू को क्या होता है, विसर्ग होता है, खरवसान्य और विसर्जनीय से विसर्ग होता है। और उसी विसर्ग को शंपु का नाम शो वक्तव्य से क्या होता है, विसर्ग को श हो जाता है। तो संस्कर्ता और समस्कर्ता ऐसे दो रूप बनते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से पूरे को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या रहता है कि सम धन अस्कर्ता रहता है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले लगा देंगे कौन सा, सबसे पहले सम परिभ्याम करोतो भूषणे। ठीक, क्या कहता है, कहता है सम अथवा परि हो, उससे परे, सम अथवा परि से क्री धातु का कोई भी रूप हो भूषण अर्थ में, तो उसको क्या होता है, उसको शुट का आगम होता है। क्या होता है, शुट का आगम होता है। तो शुट का आगम होगा, शुट में जो ट है वह ट क्या है, टित है, टकार का इत संज्ञा होता है। तो टित होने के कारण जिसको होता है उसके आदि में बैठता है। ठीक, तो कर्ता के आदि में क्या बच जाएगा, शुट बच जाएगा, टकार का इस संज्ञा, और सु में जो उ है उसका उपदेश से अजनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोपश लोप कर देंगे तो केवल स बचेगा। तो श्रम धन अस्कर्ता ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसको बनने के बाद सूत्र हम कौन सा लगा देंगे, अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तु वा, कहेगा कि ये जो रूप प्रकरण है, ठीक है, क्या है, रूप प्रकरण है। तो रूप प्रकरण तो अभी यहाँ पर हुआ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम के यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, इसके बाद लगा देंगे समः श्रुति। समः श्रुति कहेगा कि सम के मकार को क्या करते हैं, रू करते हैं। अलुन्त्यस्य का परिभाषा से सम के मकार को रू कर देंगे तो स रू धन अस्कर्ता बन जाएगा। उसके बाद लगा देंगे अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा। ठीक है, इस सूत्र से क्या होगा, तो इस सूत्र से रू प्रकरण चल रहा है। रू प्रकरण में जो रू है उससे पूर्व जो वर्ण है उसको अनुनासिक होता है। तो स उत्तरवर्ती जो आकार है उसको अनुनासिक हो जाएगा, श रू धन अस्कर्ता ऐसा बन जाएगा। उसके बाद ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र विकल्प से करता है। जब एक बार अनुनासिक नहीं करेगा तब उसका अगला सूत्र है अनुनासिकात परो अनुस्वार, उससे एक पक्ष में अनुस्वार कर देंगे तो ऐसा रूप बन जाएगा श श और अ को हो जाएगा ऊपर अनुस्वार, सम शम। ठीक, और धन अस्कर्ता ऐसा बन जाएगा। ठीक है, दो पक्ष हो गए, यहाँ से अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे फिर सूत्र लगा देंगे कौन सा, खरवसान्य और विसर्जनीय। उस र को क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे, और यहाँ भी र को कर देंगे विसर्ग। ठीक, तो शम अस्कर्ता ऐसा बन जाएगा। उसके बाद वार्तिक है कौन सा, शंप का नाम सो वक्तव्य। इस वार्तिक से विसर्ग को श हो जाएगा आदेश। तो शम अस्कर्ता और संस अस्कर्ता ऐसे दो रूप बनते हैं। ठीक है।